मेडिसिनल थायराइड कितने प्रकार के होते हैं? थायराइड 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक है हाइपोथायरॉयडिज्म, एक है हाइपरथायरॉयडिज्म और एक है गॉइटर। तो गॉइटर जो होता है वो विजिबल होता है कि आपके गले में जो थायराइड ग्लैंड होती है वो फूल जाती है, उसकी साइज़ बढ़ जाती है, जो पुराने ज़माने में नमक के एडवर्टाइज में हमने काफ़ी ज़्यादा देखा हुआ है। हाइपरथायरॉयडिज्म जो होता है वो जनरली 20% लोगों में देखा जाता है और हाइपोथायरॉयडिज्म 80% लोगों में देखा जाता है। अगेन इसका बाइफर्केशन अगर हम करते हैं तो 80% हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स फीमेल होती है और 20% ही मेल होते हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में TSH लेवल कम हो जाता है और हाइपरथायरॉयडिज्म में TSH लेवल बढ़ जाता है। तो ये 3 प्रकार थायराइड के हैं। मेडिसिनल कौन सा थायराइड सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है? इन जनरल हमें जो पेशेंट्स दिखने मिलते हैं थायराइड के वो हाइपोथायरॉयडिज्म के होते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स कम होते हैं। तो हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों का बॉडी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है और दोनों सेम डेंजरस होते हैं हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि दोनों की वजह से हमारे बॉडी के हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं और उसके साथ साथ कार्डियक इश्यूज़ और इनफर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज डेवलप हो सकते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों ही हमारे लिए डेंजरस साबित हो सकते हैं। मेडिसिनल थायराइड होने से शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? थायराइड की वजह से जो शरीर में समस्याएं होती है उसमें वेट बढ़ना, फीमेल पेशेंट है तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज मतलब पीरियड्स समय पे नहीं आते हैं, हेयर फॉल होता है, जनरलाइज्ड फटीग होता है, मतलब अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो फिर भी आपको थकान महसूस होती है, दिन भर बैठे रहो फिर भी थकान महसूस होती है। उसके बाद में आपको भूख कम लगती है, आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है। उसी के साथ में कुछ पेशेंट्स में इंसोम्निया हो सकता है, नींद की प्रॉब्लम होती है, नींद सही से नहीं आती है, एंग्जाइटी होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, हेयर फॉल होता है। ये सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स पेशेंट्स में हमें देखने मिलते हैं। इसी के साथ में अगर थायराइड बहुत क्रॉनिक हो जाए या मेडिसिन सही से नहीं ली है, सही ट्रीटमेंट नहीं ली है, तो कार्डियक इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे पाल्पिटेशन होना, बहुत ज़्यादा दिल की धड़कन बढ़ जाती है, या फिर इनफर्टिलिटी रिलेटेड इशू भी हो सकते हैं। जैसे जो नए कपल होते हैं वो प्रेगनेंसी रखने के लिए, कंसीव करने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, उनको प्रेगनेंसी नहीं रहती थायराइड की वजह से। उसी के साथ में थायराइड क्रॉनिक हो जाए तो डायबिटीज़ डेवलप होने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि सारे हार्मोन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और अग्निमांद्य होता है, मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है, तो आगे जाके डायबिटीज़ होने के भी चांसेस होते हैं। मेडिसिनल नॉर्मल थायराइड कितना होना चाहिए? नॉर्मल थायराइड में 3 चीज़ें देखी जाती है, TSH लेवल, T3 और T4 की लेवल। तो TSH लेवल जो है वो उसकी नॉर्मल वैल्यू 0.3 से लेके 0.5 तक होती है, या अब रिसेंटली वापस चेंजेस हुए हैं तो 0.3 से लेके 4.5 तक कंसिडर किया जाता है नॉर्मल वैल्यू TSH का। T4 का जो है वो 6 से लेकर 10.7 तक नॉर्मल वैल्यू माना जाता है और T3 का जो है 100 to 200 Ng/dl ये नॉर्मल वैल्यू माना गया है। मेडिसिनल मोटा होने वाला थायराइड कौन सा होता है? थायराइड के जो 3 प्रकार है उसमें से जो हाइपोथायरॉयडिज्म है, मतलब जिसमें TSH लेवल कम होता है और थायराइड को बूस्ट करना पड़ता है बाहर से मेडिसिन देके कि वो T3 T4 का सिक्रीशन अच्छे से करे, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को बूस्ट करना पड़ता है कि वो TSH का सिक्रीशन प्रॉपर क्वांटिटी में करे, तो वो हाइपोथायरॉयडिज्म है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में वेट बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है। मेटाबॉलिक रेट हाइपोथायरॉयडिज्म में ये T3 T4 की क्वांटिटी डिस्टर्ब होने की वजह से सारे बॉडी के हार्मोन्स पर और एंजाइम्स पर इसका असर होता है और मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, जिसे आयुर्वेद में अग्निमांद्य बताया गया है और साथ में धात्वाग्निमांद्य भी बताया है। अगर आपको अग्निमांद्य है, जाठराग्निमांद्य है, मतलब आपका खाना अच्छे से नहीं पच रहा है, तो उससे आहार रस और आगे का जो न्यूट्रिशन है वो भी अच्छा नहीं होगा और उससे जो पोषित होने वाले धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, ये सारे धातुओं का पोषण भी अच्छा नहीं होगा, वो भी बिगड़ेंगे और उसकी वजह से वेट गेन होता रहेगा।
तो ये सबसे बड़ा रीज़न है हाइपोथायराइडिज्म में वेट गेन होने का। मेडिसिनल आयुर्वेद में थायराइड के लिए क्या कहा गया है? लेकिन हर कोई डॉक्टर हर एक पेशेंट के सिम्टम्स उनकी प्रकृति के अनुसार अलग अलग डिसीजेस से कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे कफच पांडु के साथ थायराइड का कोरिलेशन होता है, दोषों के जो आवरण का उल्लेख संहिताओं में मिलता है तो वहाँ पे भी थायराइड का कोरिलेशन कर सकते हैं। तो उसी के साथ में जैसे सिम्टम्स होते हैं तो अग्निमांद्य है या आमोत्पत्ति है, उसके हिसाब से भी ट्रीटमेंट की जाती है, उससे भी थायराइड को कोरिलेट कर सकते हैं। मेडिसिनल थायराइड का सबसे अच्छा इलाज क्या है? थायराइड का सबसे अच्छा इलाज आयुर्वेद में बताया गया है, जिसमें 2 प्रकार है, एक शोधन चिकित्सा और एक शमन चिकित्सा। दोनों चिकित्सा साथ साथ होती है। शोधन चिकित्सा में पंचकर्म का समावेश होता है। तो थायराइड के पेशेंट के लिए इन जनरल वमन बताया गया है और वमन के साथ नस्य और शिरोधारा भी बताया है, क्योंकि थायराइड के पेशेंट इन जनरल स्ट्रेस में देखे जाते हैं। उसी के साथ में रक्तमोक्षण और विरेचन कुछ पेशेंट्स को दिया जाता है जो स्पेशली पित्त प्रकृति के हैं या उस तरह के कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं। उसके बाद में अगर शमन औषधि में देखा जाए तो ओरल मेडिकेशन होता है, जिसमें डॉक्टर कंसल्ट करके अलग अलग मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। मेडिसिनल थायराइड का दर्द कहाँ होता है? थायराइड का दर्द इन जनरल पूरे बॉडी में होता है। वो एक टाइप का मस्कुलर पेन होता है आपके मसल्स में, मतलब किसी को सिर्फ टच भी करेंगे तो भी उनको पेन होगा, इस तरह का पेन होता है। दूसरा एक पेन कुछ स्पेसिफिक पेशेंट्स में नेक में, गले में या फिर जॉइंट्स में या फिर स्पेसिफिकली हाथों में या पैरों में, इस तरह से भी पेन हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स भी देखे गए हैं। मेडिसिनल थायराइड में पीरियड कैसे आता है? थायराइड में पीरियड्स बहुत इरेगुलर होते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग होता है या कभी कभी 21 डेज में भी साइकिल रिपीट होती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2-2, 3-3 महीने के लिए पीरियड्स ही नहीं आ रहे हैं। तो बहुत इरेगुलरिटीज़ होती है। मेनोरेजिया भी होता है और साथ में अनओव्यूलेटरी साइकिल्स भी हो सकती है। अनओव्यूलेटरी साइकिल्स मतलब ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है, हर बार पीरियड्स आ रहे हैं। इन जनरल जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें ओव्यूलेशन होता है, प्रेगनेंसी नहीं रहती है, इस वजह से पीरियड्स आ जाते हैं। लेकिन जब थायराइड की प्रॉब्लम होती है तब फीमेल्स में ओव्यूलेशन ना होने के बावजूद भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से पीरियड्स आते रहते हैं। पीरियड्स रिगार्डिंग थायराइड के फीमेल पेशेंट्स में ये एक मेजर इशू होता है। मेडिसिनल हमें कैसे पता चलेगा कि हमें थायराइड है? थायराइड है ये पता करने के लिए एक तो टेस्ट करनी पड़ती है, जिसमें TFT होता है, मतलब थायराइड फंक्शन टेस्ट होती है, जिसमें TSH लेवल, T3 लेवल और T4 लेवल चेक किया जाता है। अब सवाल ये भी उठता है कि हम ये टेस्ट कब करवाएं। इन जनरल जिनके पास मेडिक्लेम वगैरह होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, वो एन्युअली टेस्ट करवाते हैं तो उसमें वो कवर हो जाता है। लेकिन अगर बीच में कभी भी आपको बहुत ज़्यादा जनरलाइज्ड फटीग फील हो, बिना कुछ किए भी थकान महसूस होती हो, हेयर फॉल हो रहा हो या फिर मूड स्विंग्स हो रहे हैं, फीमेल पेशेंट है तो पीरियड्स में इरेगुलरिटीज़ है, या फिर एंग्जाइटी फील हो रही है, डिप्रेशन फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है, बात बात पे रोना आ रहा है, ऐसे कुछ सिम्टम्स जब होते हैं, या फिर भूख नहीं लग रही है, ऐसे जब सिम्टम्स होते हैं तब आपको एक बार थायराइड के लिए टेस्ट कर लेना चाहिए। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है या नहीं है। मेडिसिनल थायराइड किसकी कमी से होता है? थायराइड होने का जो एक मेन रीज़न बताया गया है वो है आयोडीन की कमी, जो सब लोग जानते हैं, लेकिन वो इन जनरल गॉइटर के लिए होता है। जो हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म होता है उसमें अच्छी लाइफस्टाइल की खामी होना, या फिर अच्छे डाइट की खामी होना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और लैक ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों की वजह से थायराइड होने के चांसेस होते हैं। मेडिसिनल थायराइड में पेट क्यों फूलता है? थायराइड में पेट फूलने का मेन रीज़न इंडाइजेशन हो सकता है, क्योंकि इसमें मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, तो जो खाना खाते हैं उसका पचन सही से नहीं होता, इसकी वजह से एसिडिटी, पेट फूलना, ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो पेट फूलने का मेन रीज़न खाना ही है, इसीलिए
हम हमेशा थायराइड पेशेंट को बोलते हैं कि थोड़ा सा लाइट खाना खाइए, जिसको हम सुपाच्य आहार कहते हैं। ऐसा आहार लेना थायराइड पेशेंट के लिए ज़रूरी होता है। वैदिसनल क्या थायराइड में गर्म पानी पी सकते हैं? थायराइड में गर्म पानी पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि गर्म पानी जो है वो मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है। आयुर्वेद में एक सूत्र बताया गया है, समाने वृद्धि सर्वेषाम, मतलब समान से समान की वृद्धि होती है। तो गर्म पानी अगर हम पीते हैं तो हमारे शरीर का जो जठराग्नि है, ये सारे धातुओं के अग्नि हैं जो उत्तरोत्तर धातु को बनाते हैं, वो सारे अग्नि प्रदीप्त होंगे, वो दीपन का कार्य करेगा। इसीलिए गर्म पानी पीना ज़रूरी है। वैदिसनल थायराइड में सबसे ज़्यादा क्या खाना चाहिए? थायराइड में खाने की बात करते हैं अगर हम, तो घर का खाना खाना चाहिए, जिसमें अनाज, सब्जी और दाल तीनों का समावेश हो। उसी के साथ में आपको आयोडीन युक्त नमक का लेना ज़रूरी है अगर किसी को गॉइटर की प्रॉब्लम है तो। उसी के साथ में सुपाच्य आहार लेना है, मतलब पचने में हल्का आहार हो। जैसे कुछ जगहों पे राब सुपाच्य माना जाता है। आयुर्वेद के हिसाब से जो मूंग की दाल है वो पचने में सबसे हल्की है, या फिर चावल का मांड जो निकाला जाता है वो है, नींबू शरबत है, ये सारे सुपाच्य चीज़ें हैं। या फिर खाना खाने के बाद छाछ पीना, ये डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। तो ये सारी चीज़ें करने से आप थायराइड को ईजिली मैनेज कर सकते हो। वैदिसनल क्या बिना दवा के थायराइड को ठीक किया जा सकता है? बिना दवाई के थायराइड ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि ये हार्मोनल डिसऑर्डर है। TSH का जो सिक्रीशन है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से थायराइड डेवलप होता है। T3 T4 के लेवल्स भी डिस्टर्ब होते हैं। तो TSH बॉडी बनाती है, तो वो सिर्फ खाने पीने से ठीक नहीं हो सकता, ये बिना दवाई के ठीक नहीं हो सकता। उसके लिए आपको एलोपैथी में या तो एक्सटर्नली हार्मोन दिया जाता है, या फिर आयुर्वेद में पंचकर्म ट्रीटमेंट और पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का ट्रीटमेंट दिया जाता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो बिना दवाई के थायराइड ठीक नहीं हो सकता। वैदिसनल थायराइड कितने दिनों में ठीक किया जा सकता है? थायराइड दो अलग अलग व्यूज़ है इसमें। अगर मॉडर्न के हिसाब से देखें, मतलब अगर आप एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं तो थायराइड की मेडिसिन आपको लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी, ऐसा उसमें कहा जाता है। और अगर आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में पंचकर्म और आयुर्वेदिक मेडिसिन दी जाती है, जिससे थायराइड ठीक होने में 6 महीने से लेके तो 1.5 साल तक का समय लग सकता है। आयुर्वेद में भी ये देखा गया है कि 95% पेशेंट का थायराइड ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी 5% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका थायराइड नहीं ठीक हो पाता। कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें वो रिजल्ट नहीं आता है। तो बिना दवाई के थायराइड ठीक नहीं हो सकता, और दवाई के साथ भी 6 महीने से 1.5 साल तक आयुर्वेदिक दवाई से और मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से लाइफ टाइम आपको दवाई लेनी होती है। वैदिसनल थायराइड को जड़ से खत्म करने के लिए क्या खाना चाहिए? थायराइड ठीक करने के लिए, जड़ से खत्म करने के लिए सबसे पहले तो दवाई खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना दवाई के थायराइड ठीक नहीं हो सकता। हाँ, आप उसके साथ में सपोर्टिव कि वो कम समय में ठीक हो, या फिर वो अच्छे से मैनेज रहे, थायराइड की दवाई चलते हुए आपको कोई तकलीफ़ ना हो, इसके लिए आप अच्छा खाना खाना, घर का खाना खाना जो सुपाच्य हो, मतलब पचने में हल्का हो, या फिर खाना खाने के बाद छाछ लेना, या फिर लिक्विड डाइट थोड़ा ज़्यादा लेना, इसके साथ में आयोडीन युक्त खाना खाना, ये सारी चीज़ें साथ में कर सकते हैं। एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करना, ये सारी चीज़ें करने से आप जल्दी ठीक हो सकते हो। लेकिन बिना दवाई खाए आप ठीक नहीं हो सकते, तो थायराइड जड़ से ख़त्म करने के लिए दवाई खाना ज़रूरी है। वैदिसनल थायराइड की दवा को काम करने में कितना समय लगता है? थायराइड की दवा अगर आप मॉडर्न मेडिसिन की ले रहे हो तो वो 2-3 दिन में अपना असर दिखाना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सटर्नली आपको हार्मोन दिया जाता है। अगर आयुर्वेद दवाई की बात करते हैं तो आयुर्वेद दवाई का भी 2-3 दिन में इफेक्ट दिखता है, लेकिन वो थोड़ा सा कम परसेंट में दिखता है, 100% नहीं दिखेगा, 40-50% तक दिखेगा। और कंप्लीट रिजल्ट आने में आपको लगभग 1 वीक या 2 वीक का समय लग सकता है, लेकिन इतने टाइम में आयुर्वेदिक दवाई का भी रिजल्ट मिल जाता है। थायराइड को जड़ से ख़त्म करने के लिए 6 महीने से 1.5 साल तक का समय लग सकता है। आयुर्वेदिक दवाई थायराइड को जड़ से ख़त्म करती है।
वैदिसनिल क्या चावल खाने से थायराइड बढ़ता है? चावल खाने से थायराइड बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि चावल में स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हम बोलते हैं वो होता है। तो उसका जो डाइजेशन है वो लॉन्गर टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में। उसी के साथ में मेटाबॉलिक रेट कम होता है और मेटाबॉलिक रेट कम होने की वजह से उसका इफ़ेक्ट वापस TSH पे होता है। तो ये एक साइकिल होती है जो साइकिल ब्रेक करनी पड़ती है। तो चावल खा सकते हैं लेकिन कम खाना चाहिए, या वीक में 1 या 2 बार खाना चाहिए, तो थायराइड आराम से मैनेज हो सकता है। वैदिसनिल क्या थायराइड में मूंगफली खा सकते हैं? मूंगफली अगर सही मात्रा में खाई जाए या कम मात्रा में खाई जाए तो थायराइड पे इसका कोई असर नहीं होता है। मूंगफली में एक माइकोटॉक्सिन करके एक केमिकल होता है जो थायराइड पे डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है। इसीलिए मूंगफली बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते, लेकिन ठीक ठाक क्वांटिटी में या फिर यूँ कहिए कि कम मात्रा में मूंगफली आप खा सकते हैं, उससे थायराइड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैदिसनिल थायराइड की गांठ कहाँ होती है? थायराइड की जो गांठ होती है वो एक्चुअली गॉइटर में होती है, जो आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। पुराने जो हमारे टीवी पे एड्स आते थे उसमें जो आयोडीन युक्त नमक की एड बताई जाती थी, उसमें जो बताया जाता था वही गॉइटर है, जो गले के नीचे साइड गले में थायराइड ग्लैंड होती है वो इनलार्ज हो जाती है, उसकी साइज़ बढ़ जाती है, उसकी वजह से वो गॉइटर की गांठ बन जाती है। तो जो थायराइड की गांठ है वो गले में थोड़ा नीचे साइड में होती है। वैदिसनिल क्या थायराइड में दूध नहीं पीना चाहिए? थायराइड में दूध थोड़ी बहुत मात्रा में हम ले सकते हैं क्योंकि दूध में लैक्टोजन होता है, मेटाबॉलिक रेट कम होता है दूध पीने से। उसी के साथ में हाइपोथायराइडिज्म के अगर पेशेंट्स हैं तो उनको वेट गेन होता रहता है कंसिस्टेंटली, तो वो वेट को कंट्रोल करने के लिए भी दूध अवॉइड करना या डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करना ज़रूरी होता है क्योंकि दूध में लैक्टोजन होता है। तो दूध आप ले सकते हैं लेकिन कम मात्रा में लेना चाहिए, तो वो थायराइड पेशेंट के लिए ठीक रहेगा। वैदिसनिल के थायराइड का संबंध पीरियड से है? थायराइड के पेशेंट्स में जो पीरियड्स आते हैं, स्पेशली हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स में बहुत इरेग्युलर होते हैं। उसमें कभी कभी 21 डेज़ की साइकिल बन जाती है, कभी कभी 2-3 महीने तक भी पीरियड्स नहीं आते हैं, या फिर पीरियड्स जब भी आए बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो, हैवी ब्लीडिंग हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर बहुत लंबे समय तक ब्लीडिंग चलता रहे 6-7 दिन तक, ये भी पॉसिबिलिटी है। साथ में अनओव्यूलेटरी साइकिल भी हो सकती है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम डेवलप होती है इसी की वजह से। तो थायराइड से पीरियड का बहुत गहरा रिलेशन है क्योंकि दोनों चीज़ें हार्मोन से रिलेटेड है और दोनों चीज़ें इंटरडिपेंडेंट है। तो थायराइड में पीरियड्स का ध्यान रखना ज़रूरी है। वैदिसनिल थायराइड में क्या नहीं खाना चाहिए? थायराइड में जैसे कि मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि बाहर का खाना, स्ट्रीट फूड है, ऑयली और स्पाइसी फूड है, ये नहीं खाना चाहिए क्योंकि थायराइड हाइपोथायराइडिज्म में स्पेसिफिकली वज़न बढ़ता रहता है। लेकिन उसी के साथ में थायराइड के तीनों प्रकार में से कोई भी तरह का थायराइड हो, मूली है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी या फिर सोयाबीन दोनों फॉर्म में, सोयाबीन के जो अनाज के फॉर्म में होता है वो भी, और सोयाबीन वड़ी जो होती है वो भी, और उसी के साथ में स्पिनच, पालक जो होती है वो, ये सारी चीज़ें स्पेसिफिकली थायराइड पेशेंट को अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि इसमें गोइट्रोजन होते हैं जिसकी वजह से थायराइड बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें स्पेसिफिकली थायराइड पेशेंट को अवॉइड करनी चाहिए। वैदिसनिल थायराइड बढ़ने पर क्या महसूस होता है? जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, थायराइड जब भी बढ़ता है आपको एक्सट्रीम फटीग महसूस होगा, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी, आपका पाल्पिटेशन बढ़ जाएगा, मतलब दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, आपको दिल की धड़कन सुनाई दे रही है ऐसा भी फील होगा। उसी के साथ में आपके मूड स्विंग्स होंगे, चिड़चिड़ापन आएगा, उसी के साथ में हेयर फॉल और ये सारी चीज़ें तो साथ में चलती ही रहती है। लेकिन जब स्पेसिफिकली बढ़ता है तो एक पाल्पिटेशन होना, एक्सट्रीम फटीग फील होना, और उसी के साथ में मूड स्विंग्स या फिर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। वैदिसनिल थायराइड कौन सी चीज़ खाने से बढ़ता है? थायराइड स्पेसिफिकली पालक, सोयाबीन, फूल गोभी, पत्ता गोभी और मूली, ये चीज़ें खाने से बढ़ता है क्योंकि इसमें गोइट्रोजन होते हैं
उसी के साथ में आप स्ट्रीट फूड खाओगे, बहुत हेवी खाना खाओगे, मिठाई है या डेयरी प्रोडक्ट्स है या बेकरी प्रोडक्ट्स है, ये सब ज़्यादा खाने की वजह से भी थायराइड बढ़ सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पचने में बहुत हेवी होती है और इससे मेटाबॉलिक रेट और कम हो जाता है। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें खाने से थायराइड बढ़ता है। मेडिसिनल थायराइड के कारण मोटे होने वाले लोगों को क्या खाना चाहिए? थायराइड के कारण जो लोग कंसिस्टेंटली वेट गेन कर रहे हैं उनको रेगुलर बेसिस पे गर्म पानी पीना चाहिए। उसी के साथ में फिजिकली एक्टिव रहना ज़रूरी है। और खाने की बात करते हैं तो नींबू है, छाछ है या मूंग की दाल है। मूंग की दाल सुपाच्य होती है, हल्की होती है पचने में। ये सारी चीज़ें लेने से उनको वेट मेंटेन करने में आसानी होगी। वेट बढ़ेगा नहीं, लेकिन वेट कम करना है तो और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, प्रॉपर डाइट फॉलो करना पड़ेगा, तभी वेट कम होगा। मेडिसिनल के थायराइड होने से गैस बनती है? थायराइड के पेशेंट्स में जनरली गैस बनने की प्रॉब्लम देखी जाती है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिक रेट कम होता है और अग्निमांद्य होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, लेकिन फिर भी वो खाते रहते हैं और उसकी वजह से उनको गैस होने की प्रॉब्लम होती रहती है। मेडिसिनल के नींबू खाने से थायराइड बढ़ता है? नींबू खाने से एज सच थायराइड नहीं बढ़ेगा, बल्कि थायराइड मैनेज करने में नींबू का रोल प्ले होता है। जैसे नींबू जो है आयुर्वेद में दीपन पाचन बताया गया है, साथ में रोचन भी बताया है। मतलब आपके मुंह का स्वाद अच्छा करता है, साथ में धात्वाग्नि वर्धन करता है, दीपन करता है, तो खाना अच्छे से पचेगा, तो थायराइड में भी वो बेटर रहेगा, थायराइड आसानी से मैनेज हो पाएगा। मेडिसिनल थायराइड में कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए? अगर सब्जियों की बात करते हैं हम, तो थायराइड में मूली, फूलगोभी, पत्ता गोभी, पालक और सोयाबीन, ये सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। सोयाबीन वड़ी की जो सब्ज़ी बनती है या सोया चाप वगैरह बनते हैं, वो भी सब्ज़ी में ही आता है, तो ये सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। वैद्य, थायराइड के लिए कौन सा फल सबसे अच्छा होता है? थायराइड के लिए जो फ्रूट्स होते हैं उसमें अनानास है, पपीता है, ऑरेंजेस है, ऐसे खट्टे फ्रूट्स जो है वो हेल्पफुल होते हैं। उससे थायराइड मैनेज करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि उससे अग्निदीपन होता है, मतलब मेटाबॉलिज्म का रेट बढ़ता है। उसी के साथ में वो रोचन भी होते हैं। जब आपको मुंह में टेस्ट नहीं आती है, खाना खा रहे हैं लेकिन टेस्ट पता नहीं चल रही है, तो उसमें भी ये फ्रूट्स यूजफुल होते हैं। तो थायराइड पेशेंट्स के लिए जो खट्टे फल है, जैसे अनानास, पपीता है या फिर ऑरेंजेस है, ये सारे फ्रूट्स यूजफुल होते हैं। वैद्य, थायराइड होने का क्या कारण है? थायराइड का जो मेन रीज़न देखा गया है, जो बहुत सारे पेशेंट्स हम देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो रीज़न सामने आता है, एक तो लाइफस्टाइल सही नहीं होती पेशेंट्स की, वो एक मेन रीज़न है। और उसी के साथ में स्ट्रेस, छोटी छोटी चीज़ों का स्ट्रेस लेने की आदत होती है, वो लोगों को थायराइड होने के चांसेस होते हैं। उसी के साथ में जो लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, जो ओवर थिंकर होते हैं, उनको भी थायराइड होने के चांसेस होते हैं। अब अगर फिजिकली हम बात करें, आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से भी थायराइड हो सकता है। उसी के साथ में कुछ ऑटो इम्यून डिसीजेस होते हैं, ट्यूमर है अगर थायराइड ग्लैंड के आसपास में, या थायराइड ग्लैंड का ही ट्यूमर हुआ है, या फिर कैंसर, कार्सिनोजेनिक चेंजेस हुए हैं थायराइड ग्लैंड में, या फिर कभी कभी थायराइड में हेरिडिटी भी देखी जाती है कि फैमिली मेम्बर्स को मैटरनल साइड में या पैटर्नल साइड में किसी को थायराइड है, तो बच्चों में भी थायराइड होता है, ऐसा भी देखा जाता है। नॉट श्योर, लेकिन कुछ पेशेंट्स में ऐसा भी देखा गया है। तो एज सच कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं बताया गया है थायराइड का, ये देखने भी नहीं मिलता, लेकिन ये सारे रीजंस हो सकते हैं। वैद्य, क्या थायराइड में चाय पी सकते हैं? थायराइड में चाय पी सकते हैं, वैसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, या चाय पीने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ऐसा भी नहीं है। लेकिन जिनके थायराइड लेवल्स बहुत ज़्यादा है, मतलब 100+ भी थायराइड लेवल्स हो जाते हैं, TSH लेवल, तो ऐसे पेशेंट को चाय पीना अवॉइड करना चाहिए, या तो दूध वाली चाय पीना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि दूध से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। और चाय पीनी है तो भी थोड़ा सा लिमिट में हो। 1 कप सुबह शाम में मिलके 1 कप, मतलब आधा कप सुबह शाम ले सकते हैं। तो इस तरह से आप चाय ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा चाय पीना
थायराइड के लिए क्या, किसी भी डिसीज के लिए सही नहीं हो सकता। वैद्य, क्या थायराइड की दवा जीवन भर खानी पड़ती है? थायराइड की दवा जो मॉडर्न मेडिसिन में बताया जाता है उसमें यही बताया जाता है कि एक बार आपकी थायराइड की मेडिसिन शुरू हुई है तो आपको वो लाइफ टाइम खाना पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे थायराइड के ग्लैंड के जो हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं उसमें करेक्शन करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। लेकिन आयुर्वेद में मैक्सिमम 6 मंथ्स टू 1.5 ईयर में थायराइड की मेडिसिन बंद हो सकती है। वो भी 95% लोगों में ये बंद हो जाती है। 5% पेशेंट्स में ऐसी प्रॉब्लम रहती है कि उनको आयुर्वेद से भी रिजल्ट नहीं मिल पाता। अगर आप लकी है तो 1 से 1.5 साल में आपकी थायराइड की मेडिसिन बिल्कुल बंद हो सकती है। वैद्य, क्या बादाम से थायराइड बढ़ता है? बादाम से थायराइड बढ़ता है ऐसा नहीं कह सकते हम। बादाम अगर सही मात्रा में यूज़ किया जाए, उसे या तो ड्राई रोस्ट करके या फिर पानी में भिगो कर रख के खाया जाए तो वो थायराइड फंक्शन को नॉर्मलाइज करने में या बैलेंस करने में हेल्पफुल होता है। उसमें मैग्नीशियम होता है जो T3 और T4 जो थायराइड के ग्लैंड के सिक्रीशंस है उसको बैलेंस करने का काम करता है। लेकिन अगर वही बादाम अगर ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो वो अग्निमांद्य डेवलप करता है, क्योंकि वो पचने में बहुत हैवी होता है। तो ज़्यादा मात्रा में ना लेकर अगर मॉडरेट क्वांटिटी में आप ले रहे हो, 2 से 3 बादाम डेली ले रहे हो और भिगोकर या फिर ड्राई रोस्ट करके ले रहे हो तो वो थायराइड फंक्शन को सुधारने में हेल्पफुल रहेगा। वैद्य, क्या टमाटर थायराइड के लिए खराब है? कोई भी चीज़ जब तक आप सही मात्रा में ले रहे हो, कोई भी चीज़ आपके किसी भी डिसीज़ के लिए खराब नहीं हो सकती। मात्रा मैटर करता है। वैसे भी टमाटर का रस जो है वो खट्टा है, अम्ल रस जिसे हम आयुर्वेद में बोलते हैं, और अम्ल रस का कार्य अग्निदीपन और रोचन है, मतलब वो मेटाबॉलिज्म रेट को अच्छा करेगा। तो सही मात्रा में मॉडरेट क्वांटिटी में अगर आप टमाटर लेते हैं तो वो थायराइड पेशेंट के लिए बेनिफिशियल होता है। वैद्य, थायराइड कैंसर कब हो जाता है? थायराइड कैंसर हर एक पेशेंट में बन ही जाए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ पेशेंट्स का ऐसा होता है कि वो रेडिएशन का एक्सपोजर उनको मिलता है कुछ उनके प्रोफेशन की वजह से, या जहाँ पे वो रहते हैं वो भौगोलिक परिस्थिति वैसी हो, तो उस वजह से रेडिएशन का एक्सपोजर जब होता है तब थायराइड का कैंसर होने के चांसेस होते हैं। इन जनरल थायराइड का कैंसर फीमेल्स में ज़्यादा देखा जाता है, और 30 to 60 ईयर्स के एज की जो फीमेल्स है उनमें थायराइड कैंसर देखा जाता है। तो थायराइड हर बार थायराइड की प्रॉब्लम है मतलब वो कैंसर में कन्वर्ट होगा ही ये ज़रूरी नहीं है। उसके लिए रेडिएशन का एक्सपोजर होना ज़रूरी है। तो अगर वो कभी होता है तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। वैद्य, थायराइड के शुरुआती लक्षण क्या हैं? थायराइड के शुरुआती लक्षणों में सबसे पहला लक्षण जो देखने मिलता है ये तो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट वेट गेन होता रहता है, और एक जनरल फटीग, मतलब आपको बहुत थकान लगती है, बिना कुछ किए भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे बैठे रहना है, कुछ नहीं करना है। ये थायराइड के बहुत शुरुआती लक्षण हैं। इसी के साथ में पाल्पिटेशन, मतलब दिल की धड़कन बढ़ जाना कंटिन्यूस। कुछ पेशेंट्स ऐसा भी बोलते हैं कि हमारे धड़कन हमें सुनाई दे रही है, तो यहाँ तक पाल्पिटेशन हो सकता है। एक्सेसिव फटीग फील होता है, वेट गेन होता है, मूड स्विंग्स होते रहते हैं, एंजाइटी फील होती है। ऐसे पेशेंट बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, बात बात पे रोना आ जाता है। साथ में आपका मेटाबॉलिज्म रेट स्लो हो जाता है, इस वजह से आपको भूख सही से नहीं लगती है। खाना देखकर खाना खाने, मतलब भूख लगती है तो खाना देखकर आपका मन नहीं करेगा कि खाना खाना है, या थोड़ा सा खाने के बाद ही ऐसा लगेगा कि पेट भर गया है। तो ये सारे थायराइड के शुरुआती लक्षण हैं। वैसे थायराइड के लिए कौन सा जूस पीना चाहिए? थायराइड के लिए जो खट्टे फल होते हैं वो अग्निदीपन आयुर्वेद में बताया गया है, अम्ल रस का कार्य, तो वो अग्निदीपन भी करते हैं और पाचन भी अच्छे से करते हैं। तो उसके लिए खट्टे फल जैसे ऑरेंजेस है, पाइनएप्पल है, ऐसे खट्टे फलों का जूस थायराइड पेशेंट के लिए बेनिफिशियल होता है। वैद्य, क्या थायराइड की समस्या अनुवांशिक है? थायराइड की समस्या एग्जैक्टली हम अनुवांशिक नहीं बोल सकते, लेकिन वो हेरिडिटी में कुछ % में आ भी सकता है। जैसे ग्रेव्स डिसीज़ है तो उसकी हेरिडिटी देखी गई है,
लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म या गॉइटर जो है उसकी हेरिडिटी देखी भी गई है और कुछ पेशेंट्स में नहीं भी देखी जाती। तो इन चीज़ों के लिए हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन ग्रेव्स डिसीज के लिए हम बोल सकते हैं कि हाँ, उसमें हेरिडिटी होती है। वैसे थायराइड से प्रेगनेंसी पर क्या असर पड़ता है? अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो ऐसे पेशेंट में या तो एबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं, या फिर बेबी का प्रीमैच्योर बर्थ होता है, मतलब 9 महीने पूरे होने से पहले ही बेबी का जन्म हो जाता है, या फिर कॉन्जेनिटल एनोमलीज हो सकती है, मतलब जन्मतः जो कुछ डिफेक्ट्स होते हैं बेबी में, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, या फिर बेबी अंडरवेट होना, उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट ना होना, वेट कम होना, ऐसे सारे प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं। वैसे क्या प्रेगनेंसी से थायराइड लेवल बढ़ता है? प्रेगनेंसी में थायराइड लेवल्स बढ़ते हैं क्योंकि थायराइड हार्मोन जो है वो बेबी के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बेबी के सारे बॉडी पार्ट्स अच्छे से डेवलप होने के लिए थायराइड हार्मोन्स ज़रूरी होते हैं, इसीलिए प्रेगनेंसी में थायराइड हार्मोन्स बढ़ते हैं। वैसे प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए थायराइड लेवल कितना होना चाहिए? प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए थायराइड हार्मोन TSH के जो लेवल्स है वो 0.2 से लेके 3.0 MU पर लीटर होना चाहिए। ये मैंडेटरी इसलिए है क्योंकि थायराइड के जो हार्मोन्स है T3 एंड T4 वो यूटेराइन लाइनिंग डेवलप करने के लिए, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग डेवलप करने के लिए, प्रॉपर ओव्यूलेशन होने के लिए ये हार्मोन्स हेल्पफुल होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसीलिए ये हार्मोन्स प्रॉपर सीक्रेट होना ज़रूरी है और इसीलिए TSH की लेवल 0.2 से लेके 3.0 MU पर लीटर होना ज़रूरी होता है। वैसे प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड को कैसे मैनेज करें? अगर प्रेगनेंसी में आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो मेडिसिन लेने के साथ साथ आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, फिजिकली एक्टिव रहना ज़रूरी है, उसी के साथ में स्ट्रेस लेना कम करना पड़ेगा। स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशन है, ध्यान करना, प्राणायाम करना, योगासन करना, ये सब ज़रूरी है। उसी के साथ में डाइट का ध्यान रखना है। आपको बहुत हेवी चीज़ें, पचने में हेवी हो ऐसी चीज़ें नहीं खानी है। ऑलरेडी प्रेगनेंसी होती है तो खाने पीने में ध्यान रखना वैसे भी ज़रूरी होता है कि आपको गैस्ट्रिक इरिटेशन नहीं हो, तो बाहर की चीज़ें खाना, स्पाइसी चीज़ें खाना, मैदे की चीज़ें खाना, बेकरी प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए और साथ में स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हुए मेडिसिन्स भी लेनी है, तो आप प्रेगनेंसी में थायराइड बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। वैसे प्रेगनेंसी में थायराइड टेस्ट क्यों ज़रूरी है? प्रेगनेंसी में थायराइड टेस्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि थायराइड के जो हार्मोन्स होते हैं वो बेबी के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर थायराइड के हार्मोन्स की लेवल सही नहीं है तो बेबी में कंजेनिटल एनोमलीज डेवलप हो सकती है, एबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं, या फिर प्रीमैच्योर बर्थ हो सकता है, बेबी अंडरवेट भी हो सकता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स फेस ना करने पड़े, इसलिए थायराइड को रेगुलरली चेक करके अगर थायराइड के हार्मोन्स के लेवल में कुछ प्रॉब्लम है तो अकॉर्डिंगली मेडिकेशन भी हो जाता है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती। इसीलिए थायराइड की रेगुलर टेस्ट करना ज़रूरी है। वैसे क्या थायराइड की समस्या वाली महिला गर्भवती हो सकती है? थायराइड की समस्या वाली अगर कोई फीमेल है तो उसको प्रेगनेंसी रहने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर वो अपनी लाइफस्टाइल मैनेज कर ले, स्ट्रेस मैनेजमेंट कर ले, साथ में डाइट और फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर रखती है और मेडिकेशन भी सही से चल रहा है, तो थायराइड होते हुए भी वो प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है। अगर दूसरी साइड से मैं बात करती हूँ, अगर वो आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेती है तो बहुत रेयरली ऐसा होता है कि आयुर्वेद ट्रीटमेंट से थायराइड पेशेंट का ठीक नहीं होता, तो विद इन अ ईयर पेशेंट ठीक हो जाते हैं और उसके बाद भी वो प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। वैसे प्रेगनेंसी में थायराइड की दवा कब से शुरू करें? प्रेगनेंसी में थायराइड जैसे ही डिटेक्ट होता है कि थायराइड हार्मोन्स में प्रॉब्लम है, तब से ही मेडिसिन स्टार्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि थायराइड हार्मोन्स बेबी के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर थायराइड की मेडिसिन शुरू करने में डिले होता है तो प्रेगनेंसी में एबॉर्शन के या कंजेनिटल एनोमलीज होने के चांसेस हो सकते हैं, प्रीमैच्योर बर्थ हो सकता है, या फिर बेबी अंडरवेट हो सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स फेस ना करना पड़े, इसीलिए थायराइड की मेडिसिन जैसे ही प्रेगनेंसी में थायराइड डिटेक्ट होता है, मेडिसिन स्टार्ट करना ज़रूरी होता है।
वैसे क्या माँ से बच्चे में थायराइड ट्रांसफर हो सकता है? थायराइड में ग्रेव्स डिसीज करके आता है, अगर वो प्रॉब्लम है तो वो माँ से बच्चे में ट्रांसफर होता है, वो हेरिडिटी होता है। लेकिन अगर हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर गॉइटर जैसी कोई प्रॉब्लम है तो वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। उसमें हम कंपलसरी ये नहीं कहेंगे कि वो हेरिडिटी है और वो आगे जाएगा ही जाएगा, नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है। वैसे क्या थायराइड से गर्भपात की समस्या हो सकती है? प्रेगनेंसी में थायराइड होते हुए गर्भपात की समस्या होने के चांसेस होते हैं अगर वो महिला थायराइड की मेडिसिन प्रॉपरली नहीं लेती है या फिर अपना लाइफस्टाइल और स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं करती है, तो डेफिनेटली थायराइड की वजह से अबॉर्शन के चांसेस होते हैं। वैसे थायराइड की दवा शुरू करने के बाद कब गर्भवती हो सकते हैं? वैसे तो हर एक पेशेंट का बॉडी स्ट्रक्चर आयुर्वेद में जो बताया गया है, प्रकृति, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग होता है, तो एग्जैक्ट टाइमिंग तो हम नहीं बता सकते। लेकिन इन जनरल जो आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेते हैं पेशेंट, तो उनको 6 महीने से 1.5 साल में उनका थायराइड ठीक हो जाता है। तो मीनवाइल उनको प्रेगनेंसी भी रह सकती है या फिर 1.5 साल के बाद जब थायराइड ठीक हो जाता है तब भी प्रेगनेंसी रहने के चांसेस होते हैं। और अगर हम मॉडर्न मेडिसिन की बात करते हैं तो जो मॉडर्न मेडिसिन वो ले रहे होते हैं, थायरोक्सिन की टैबलेट ले रहे होते हैं, उसी के साथ में लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, डाइट मैनेजमेंट और योग और एक्सरसाइज ये सब करते हुए वो कंसीव कर सकती है। लेकिन एग्जैक्ट टाइमिंग इसमें नहीं बताया जा सकता। वैसे क्या थायराइड की दवा गर्भपात का कारण बन सकती है? थायराइड की दवा गर्भपात का कारण कभी नहीं बन सकती, क्योंकि थायराइड की दवा थायराइड का टेस्ट होने के बाद ही प्रेग्नेंट लेडीज़ में स्टार्ट किया जाता है। जब थायराइड के हार्मोन सिक्रीशन में प्रॉब्लम होता है तभी ये मेडिसिन स्टार्ट होती है। और थायराइड के जो हार्मोन्स हैं वो बेबी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेबी के डेवलपमेंट के लिए। तो थायराइड की दवा से एबॉर्शन होने के चांसेस नहीं होते हैं। वैसे क्या थायराइड से पीरियड्स में प्रॉब्लम हो सकती है? थायराइड में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो पीरियड्स में इरेगुलरिटी हो सकती है। जैसे अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, डिले होते हैं, या कभी कभी बहुत कम दिनों में, मतलब 21 डेज की साइकिल हो जाती है। ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। थायराइड की प्रॉब्लम में मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। इसमें हम ये भी नहीं बोल सकते कि पीरियड्स बहुत डिले ही होंगे हर बार, हो सकता है कि वो साइकिल शॉर्ट भी हो जाए, 20 डेज की साइकिल हो जाए। और ब्लीडिंग भी ज़्यादा होता है, कुछ पेशेंट्स में ब्लीडिंग बहुत कम हो जाता है। तो थायराइड का एक डेफिनेटली मेंस्ट्रुअल पीरियड्स पे इफेक्ट आता है। वैसे क्या हाइपोथायरॉयडिज्म पेशेंट गर्भवती हो सकती हैं? अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की फीमेल पेशेंट है तो प्रॉपर मेडिकेशन के साथ वो प्रेग्नेंट हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और अगर वो आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेती है तो आयुर्वेद ट्रीटमेंट से वैसे भी थायराइड कम्प्लीटली क्योर हो सकता है, तो उसके बाद भी वो प्रेग्नेंट हो सकती है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम वाली फीमेल अगर है तो वो प्रेग्नेंट हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। वैसे क्या थायराइड पीड़ित लड़के से विवाह करने से समस्या हो सकती है? थायराइड से पीड़ित अगर लड़का है तो उसको फर्टिलिटी इश्यूज होने के चांसेस होते हैं, जैसे सीमेन का वॉल्यूम कम होना या स्पर्म काउंट पे उसका इफेक्ट आता है, चाहे वो हाइपोथायरॉयडिज्म हो या चाहे हाइपरथायरॉयडिज्म हो। दोनों कंडीशंस में फर्टिलिटी के इशू हो सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद ट्रीटमेंट से वो ठीक भी हो सकता है। तो मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से भी कुछ मेडिसिन होती है जिससे ये मैनेज किया जा सकता है। तो शादी करने से एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। वैसे क्या थायराइड पीड़ित लड़की से विवाह करने में कोई समस्या हो सकती है? अगर कोई लड़की थायराइड पीड़ित है तो उससे शादी करने में वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस फर्टिलिटी का इशू हो सकता है, लेकिन वो भी मॉडर्न ट्रीटमेंट के साथ भी मैनेज किया जा सकता है। और आयुर्वेद ट्रीटमेंट से तो थायराइड क्योर होता है, तो वो क्योर होने के बाद फर्टिलिटी का इशू भी खत्म हो जाएगा। तो थायराइड पीड़ित लड़की से शादी करने से एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।